अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मोटरवे ज़्यादती केस के जो रेलिवेंट लोग थे वो तो क्लियर हो गया कि कौन लोग थे, और आज रिमांड भी 6 दिन का मिल गया अदालत की जानिब से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। और उसमें आबिद अली और शफकत जो हैं वो क्लियर हो गया। आप ज़रा थोड़ी पीछे चले जाएं, जब ये साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश नहीं की जाती थी, तो थोड़ा बैक चले जाएं। तो रिवाज ये था कि आप जिसको मर्ज़ी मनवा लेते थे कि आपने ये जुर्म किया, और पेश कर देते थे कि भाईजान ये मुल्ज़िम है। बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोगों को जो है वो एक बड़ी लंबी तादाद है, बहुत सारे रिपोर्टेडली इस तरह से बहुत सारे काम हुए। अभी मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ ये ग्लास है। ये ग्लास जो है, इसको इससे मैंने अगर पानी पिया है और इसको मैंने पकड़े रखा है तो इसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, और इससे डीएनए प्रोफाइल भी जनरेट हो सकता है। चूनिया केस हो, ज़ैनब कत्ल केस हो, मोटरवे ज़्यादती केस हो, ये सारे एक ही सीक्वेंस के केसेस थे। इन सारे केसेस में बहुत सारी चीज़ें रेलिवेंट थीं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल थीं, और लेकिन एक क्लैरिटी ज़रूर थी। क्लैरिटी क्या थी कि वकारुल हसन गिरफ्तारी के बाद कह रहा है कि वो रेपिस्ट नहीं है। साइंटिफिक बुनियादों पर जब तहकीक की गई तो यहाँ भी यही पता चलता है कि वकारुल हसन ठीक कह रहा है, और अगर ये इनपुट साइंस की ना हो तो वकारुल हसन जो है वो खुदा ना खास्ता हो सकता है उसे जो है कन्विक्ट कर दिया जाता। तो इस वजह से ये क्लैरिटी जो है, इसी का नाम फोरेंसिक है। इसी क्लैरिटी का नाम है कि ये जितने भी इदारे हैं पुलिस के और एजेंसियां हैं वो सारी इससे हेल्प लेती हैं। अब कितना हेल्पफुल है, और इन सारे मौजूद पर मैं बात करूंगा। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा न खास्ता किसी के साथ ये इंसिडेंट हो जाए, ये सानिया हो जाए, तो उसे किन किन चीज़ों की फौरी एहतियात करनी चाहिए। डिकेटी आपकी तरफ हो जाए तो आप क्या क्या एहतियात करें। खुदा न खास्ता कोई ब्लाइंड मर्डर हो जाए तो क्या क्या एहतियात की जानी चाहिए। और जब पुलिस एविडेंस प्रोवाइड करती है तो पुलिस को एविडेंस प्रोवाइड करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और कौन सी कानून साजी होनी चाहिए जहाँ पुलिस बाउंड हो कि ये एविडेंस उसने फोरेंसिक तक पहुँचाना है। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, और बड़ी डिटेल से पूछेंगे कि इनको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। और अगर ये सारा मामला ना होता तो आज इतनी क्लैरिटी से आबिद अली के लिए छापे ना मारे जा रहे होते, और शफकत जो हैं वो जिस्मानी रिमांड पर ना होते। इतनी क्लैरिटी से अगर ना पता चलता। आबिद अली का डीएनए जब मैच किया तो वो क्लैरिटी का पॉइंट था। कितना टाइम लगता है प्रोफाइल जो है उसे बिल्ड करने में, वहाँ से एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने में, और फिर क्रॉस मैच में कितना टाइम लगता है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप प्रोफाइलिंग डेवलप करने में बड़ा टाइम लग जाता है, डीएनए में बड़ा टाइम लग जाता है, तो ये शफकत का कैसे डीएनए फौरी तौर पे पता चल गया, और ये वकारुल हसन का डीएनए कैसे पता चल गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब, आप डीजी फोरेंसिक लैब पंजाब हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये इस केस में, चूनिया केस में और ज़ैनब कत्ल केस में कहाँ कहाँ आपको लगा कि ये बहुत सारे सिमिलर तो थे, लेकिन कौन सा टफ तरीन आपको लगा कि ये टफेस्ट केस है इन तीनों में, अगर कंपैरिजन करें तो? तीनों में जो देखेंगे तो ये जो मोटरवे केस है दैट वाज मच मोर डिफ़िकल्ट, और इसमें हमसे सबसे कम टाइम भी लगा, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से। लेकिन थ्योरेटिकली दिस वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट केस। ये थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर दें कि अच्छा, कैसे ये मुश्किल इसलिए था कि जैसे अब ज़ैरम केस था, उसमें हमारे पास 9 बच्चियों से जो ज़्यादती हुई थी और उनका मर्डर हुआ, वेरी सैड सिचुएशन, बहुत छोटी बच्चियों का। तो हमने बता दिया था पुलिस को कि ये एक ही बंदा कर रहा है, लेकिन पुलिस ने भी काफ़ी एफर्ट की है। 2 साल में उन्होंने हमारे पास 92 सैंपल्स लेके आए, मुख्तलिफ सस्पेक्ट, तो उनमें से एग्जानरेट किए सारे। तो एफर्ट चल रही थी, लेकिन चूँकि ये सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, चूँकि इनका क्लू नहीं होता। अब चूँकि ये 9 केस हो चुके थे, जब उसका हमने देखा तो वो 2.5 मील के रेडियस में थे। उसके बाद होम सेक्रेटरी से मेरी मीटिंग हुई। आई गेव देम आइडिया कि ये चूँकि इसी एरिया में हो सकता है। फिर उसकी जो हमने वीडियो देखी थी उससे अंदाज़ा लगाया। ये ज़ैनब कत्ल की ज़ैनब कत्ल की केस
अंदाज़ा लगाया कि इस आदमी की उम्र 25 से 30 साल है। तो अब हमने ये अंदाज़ा किया कि ये दुनिया में दूसरा केस था इस नौयत का। पहला केस लंदन यूके में हुआ था इसी लाइन पे। तो उसमें जब कहा गया कि भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ फीमेल्स शुड बी एलिमिनेटेड, चिल्ड्रन शुड बी एलिमिनेटेड, ओल्डर मेल शुड बी एलिमिनेटेड। हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन था वो 25 से 35 साल के जितने मेल हैं वो उनका सैंपल लिया जाएगा। वो 2000 हो, 4000 हो, 5 हो, इट विल कास्ट लॉट ऑफ मनी, क्योंकि टाइम एंड मनी। तो उसमें हमने कलेक्शन शुरू कर दी और डेटाबेस लिया सेंसस से, क्योंकि हम जिस घर जाएंगे पुलिस के साथ तो हमें पता होना चाहिए हमने किस किस का सैंपल लेना है, क्योंकि वो सेंसस से ही पता चलेगा। तो हमारी CSI टीम अकम्पनीड बाय द पंजाब पुलिस, हमने कैंप लगाए और वहाँ से सैंपल, मैं खुद क्राइम सीन पे गया हूँ, वहाँ हमने सैंपल कलेक्शन के लिए मैं खुद 3 दिन वहाँ रहा हूँ। तो वहाँ शाम को मैं पहला सैंपल लिया ही आपने था? पहला सैंपल ज़ैनब के जो चाचा थे, हाँ जी, मैंने खुद लिया उसके अंकल का। तो शुरू उससे हुआ था कि भी हमने सारे का लेना है। तो वो चूँकि हमारे पास कोई गाइडलाइन थी कि हमारा गैस था कि इसी एरिया में, क्योंकि बच्चा जो है अननोन बंदे के साथ नहीं जाता, या रिलेटिव के साथ जाएगा या नोन पर्सन के साथ जाएगा, या वो उसको पता है कि इस मोहल्ले में रहता है। तो दीज वर इंडिकेटर्स। उसमें हमने जब कलेक्शन की है तो हमारा 700 या 800 नंबर था, 714 नंबर था, उसके ऊपर हमारा कंफर्म हो गया कि ये इमरान अली है। अब चूनिया में भी ऐसा ही था। चूनिया में ये था कि वो भी इसी नौयत का था कि जब हमारी CSI टीम गई तो वहाँ हमने ये पुलिस को ये बता दिया कि ये रक्षा यहाँ पे ये बॉडीज मिली हैं, 4 स्केलेटन्स जो थे वो वहाँ बच्चों के वो थे, एक इंटैक्ट थी जो रिसेंट थी। तो ये था कि वहाँ रिक्शा के टायर थे मार्क से। तो हमारे ये जो गैस था कि या तो रक्षे पे बॉडीज लाई गई हैं यहाँ, या रिक्शा ड्राइवर खुद है। जूते के मार्क भी थे उधर। उसमें फिर एक शू प्रिंट था, हमने शू प्रिंट का भी कास्ट बना लिया, और उसके बाद दिस वाज द क्लू के जी बंदा इस तरह का है। फिर उसके बाद जब ये हुआ कि सैंपल उसी तरह ज़ैनब की तरह, हम हर दफ़ा ज़ैनब की तरह के सैंपल नहीं कलेक्ट कर सकते। ये एक कितनी कॉस्ट आई थी उस सारे प्रोसेस में और कितनी सैंपलिंग थी? मेरा ख्याल है कि उस वक्त हमारे जो थे, हमने 9-10 करोड़ कास्ट आई थी हमारी रीएजेंट सप्लाईज पे ऊपर उस वक्त ज़ैनब केस के ऊपर। 400 कितने लोगों की सैंपलिंग हुई थी, तो याद है आपको? उस वक्त मेरा ख्याल है हमने सैंपल तो लिए थे 1200-1400 के, 700 के ऊपर हमें मिल गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, फुटप्रिंट भी था उसका, रिक्शे के टायर भी थे, वो आप पूरा वाक़या करें। फिर आपने ये भी बताना है कि आप बता रहे हैं कि ज़ैनब वाले लेवल पे जाके सैंपलिंग नहीं कर सकते। हर केस में नहीं हो सकता। देखें, अब ये तीसरा केस था जो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, चूँकि दिस इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट्स नॉट अवर जॉब। क्राइम लेबॉरेटरी का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अच्छा, अब ये जो चूनिया में पता चल गया तो इसी लेवल पे हमने फिर सैंपलिंग शुरू कर दी। वहाँ हम 1400 के करीब सैंपल इकट्ठे किए थे जिस चूनिया केस में। तो वी फाउंड दैट पर्सन आफ्टर, मैं कहता 1100 पे हमने वो बंदा आइडेंटिफाई कर लिया। नोबडी ऑन दिस प्लेनेट बट दिस पर्सन। इसी तरह कितनी एक्यूरेसी है डीएनए की एक्यूरेसी है कि नो 2 पीपल ऑन द प्लेनेट आर द सेम। सीधी बात है। इसमें कोई लग्जश नहीं हो सकती डॉक्टर साहब? लग्जश ये हो सकती है, मशीन का देखें जी, ये एक रोल्स रॉयस है डीएनए। अच्छा, आप रोल्स रॉयस आप अनट्रेंड को दे दें, वो किसी दरख्त में लगा दे, तो वो रोल्स रॉयस का तो कसूर नहीं है ना। ठीक। तो अगर ट्रेन ड्राइवर होगा, उसको चाहे टोयोटा दे दें तो ही विल गो वेयर यू वांट। इसी तरह टेक्नोलॉजी में कोई गलती नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर गलती कर सकता है। इसीलिए इसके स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, इसकी प्रोफिशेंसी होती है, इसके बहुत स्ट्रिंजेंसी है। चूनिया बाईपास वाला तो लड़का जब पकड़ के लाए तो आपके ऑफिस में जूता उसने वही पहना हुआ था? वही जूता उसने पहना हुआ था, वहीं से हमने उसे उतारा है। उसका शू प्रिंट था हमारे पास, वो न्याज से सैंपल लेके कंपेयर। एक स्टेज पे वो पुलिस से मिस हुआ था?
पुलिस उस तक गई थी लेकिन सैंपलिंग ना कर सकी उस दौरान, मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरा ख्याल है एक दफ़ा वो स्लिप हुआ था, लेकिन बाद में कलेक्शन हो गई। नहीं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा गलत प्रोड्यूस कर देते हैं। फर्ज करें मैंने क्राइम किया है, मेरी जगह कोई और बंदा पेश कर देते हैं, उसके सैंपलिंग करवा देते हैं, बंदा स्लिप हो जाता है। इस केसों में नहीं होगा, क्योंकि वो और चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं। होता है वैसे ऐसे? हो सकता है, यहाँ नहीं होता, हम नहीं होने देते, हमारा प्रोटोकॉल है, होता है। गलत बंदा आ रहा हो तो प्रोटोकॉल है, पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लेंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे। कोई बंदा इधर एंटर होगा तो प्रोटोकॉल आपको अलार्म दे देगा। बिल्कुल पता है, हमारे प्रोसीजर्स हैं ऐसे, पकड़े हैं लोग। तो जो चुनिया था, चुनिया केस, उसमें भी इसी तरह हुआ। अब ये अनफॉर्चुनेट जो वाक़या हुआ इस बहुत दर्दनाक वाक़या है, शेमफुल है, क्योंकि ये देखे ना एक इस्लामी मुल्क में मतलब है कि ये कोई ट्रैवल नहीं कर सकता रात को या दिन को, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल हैं इस्लामी हुकूमतों में कि रात को औरत चाहे जितना मर्जी सोना लेके चली जाए तो कोई उसकी आँख टाक नहीं देखता। लेकिन अब ये ऐसा हो चुके, ये सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए कानून में ऐसे लोगों के लिए। अब इसमें यह है कि अब ये केस जो था, ये केस इन सारों से बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। चूँकि मोटरवे पे हुआ है, आदमी हो सकता है कि आए हों और दे में भी ट्रैवलिंग, वो चाहे के में चले गए हों, पेशावर चले गए हों, इंडिकेट ही नहीं हो सकता कि वी कैन नॉट गेस द रेडियस ही नहीं डिफाइन कर सकते आप। वी कैन रेडियस में तलाश करने, इन दिस केस वी कैन नॉट फार्मूलेट द वे वी डिड द अदर टू केसेस, क्योंकि एक मोटरवे है, वहाँ पे ट्रैफिक है, रनिंग है, हमें क्या पता कहाँ से आया किधर को गया, या ये किसी लोकेलिटी में नहीं हुआ, ये एक मोटरवे पे हुआ। इसका मतलब है कि जो सैंपलिंग पुलिस कर रही थी उसमें तो कोई बंदा रेलिवेंट ना आया? नहीं, उसमें अभी हमने शुरू किया था तो 12-13 लोग आए थे, लेकिन जब चूँकि हमने जो इंटीमेट सैंपल से MLC के और क्लोथिंग ऑफ द विक्टिम पे हमने जो एविडेंस थी, उसका जब हमने प्रोफाइल कर लिया, हमें पता चल गया कि यहाँ 2 इंडिविजुअल हैं। कितनी देर में ये प्रोफाइलिंग डेवलप हो गई थी? ये हमारी, मेरा ख्याल है कि 10 को हमारे पास केस आया है, 11 को हमने इसकी प्रोफाइलिंग कर ली थी। 11 फ्राइडे बनता है? हाँ, फ्राइडे को हमने इसकी प्रोफाइलिंग करके कर ली थी 11 को कपड़ों से। 11 को रात शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7, 8, 9? फ्राइडे की शाम को हमने ये प्रोफाइलिंग करके हमने, चूँकि अब ये बाज़ ये सुन लें कि ये पहले हुआ कैसे है, हमने कैसे ट्रेस किया। जब प्रोफाइलिंग आ गई हमें एविडेंस से, अभी हमें कोई नहीं पता, हमारे पास डेटाबेस है कि जो लोग हमारे पास केसेस पर पहले आ चुके हैं उनका DNA हमने स्टोर किया हुआ है डेटाबेस में। वो अपने प्रोटोकॉल की वजह से आपने किया? इदारे का अपना जो आपकी हमारी अपनी इंटरनल अरेंजमेंट थी, इंटरनल, उसमें जब भी कोई केस नया आता है उसमें से जो भी प्रोफाइल जनरेट होगा हम उसको अपने डेटाबेस में देखेंगे कि क्या इस प्रोफाइल, इस बंदे ने कोई और केस भी किया है। ये लाजमी आप चेक करते हैं डेटाबेस के साथ? ये एक प्रोटोकॉल हमने अंडर डेवलप किया, हमने चेक करना है। तो इससे पहले भी हमने कई पकड़े हैं ऐसी कोई ये पहला केस नहीं है। तो इससे जो है ना, ये जब दौरा गया तो हमें पता चल गया कि 2013 में एक केस फैसलाबाद से आया था और उसमें जो सस्पेक्ट था उसी सस्पेक्ट ने ये वारदात की है। तो उस वक्त फ्राइडे रात थी, मेरा ख्याल 8 बजे के करीब, वी नो द पर्सन। तो इसका मतलब है कि फ्राइडे रात को आपने बता दिया, IG ऑफिस इन्फॉर्म? अब मैंने बताया होम सेक्रेटरी साहब को, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने IG साहब को और CM साहब को बता दिया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले में हेल्पफुल जो चीज़ रही वो आपका क्रिमिनल डेटाबेस रहा। इसमें जो देखिए, इस केस में अगर मेरा ऐसे केस हमने अमेरिका में भी किए, 20 तक केस सालों तक सॉल्व नहीं हुए। ये कोई ऐसी बात नहीं, रिसोर्सेज होंगे उनके साथ, बेशुमार रिसोर्स हैं ऐसे, लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। चूँकि हमने एक ऑनेस्टी काम किया, ईमानदारी से आप काम करें, हार्ड वर्क करें, अल्लाह ताला बरकत डालता है।
इसीलिए ये फटाफट पकड़ा गया। हालांकि इसको बहुत कम टाइम लगा है जैनब और चूनिया केस की निस्बत इसमें तो बड़ा कम टाइम लगा, बहुत कम, इसीलिए कि डेटाबेस था। सैम्पलिंग भी कम करना पड़ी। डेटा सैम्पलिंग की जरूरत ही नहीं अब हमें। नहीं, मेरा ख्याल आपने को 15 के लोगों की सैम्पलिंग मैक्सिमम की है, 80 भेजे थे उन्होंने, 12-14 की थी। जब हमें ये मिल गया, वी डोंट नीड दोस। अब फिर तो एक्स्ट्रा होगा ना वो सारा। हमें क्यों पैसे खर्च करें उसके ऊपर, रिसोर्सेज ख़त्म करें कि जो हमारा मुद्दा था वो मिल गया। लेकिन ये केसेस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। हाँ, अगर डेटाबेस बन जाए तो दीज आर वेरी इजी केसेस, दीज आर पीस ऑफ डेटाबेस पाकिस्तान के हर बंदे का करें या क्रिमिनल डेटाबेस? नहीं, लॉ बनने होते हैं, ऐसे नहीं है। लॉ बनने थे जब हमने अमेरिका में बनवाया था, उस वक्त सबसे पहले जो वायलेंट क्रिमिनल्स थे, कन्विक्टेड वायलेंट क्रिमिनल, उनसे शुरुआत की थी। जब पता चला गवर्नमेंट को कि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो उस वक्त फिर क्राइम ऐड होते गए। अब ये है कि एनीबॉडी हु इज अरेस्टेड फॉर एनी क्राइम इन यूनाइटेड स्टेट्स, हिज और हर बायोलॉजिकल सैंपल विल बी टेकन एंड पुट इट इनटू द डेटाबेस। अब तकरीबन 20 मिलियन लोगों के प्रोफाइल हैं उस DNA, दैट्स द लार्जेस्ट डेटाबेस इन द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, ये कई दफ़ा कोई खातून है, खुदा ना खास्ता उससे इस तरह का मामला हो जाता है, तो एविडेंस का अच्छी और प्योरीफाइड फॉर्म में आप तक पहुंचना ये सबसे ज़रूरी अमर है। एविडेंस डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, रास्ते में भी कोई गेम पड़ सकती है। क्या एविडेंस सिक्योर करने का क्या फार्मूला है? देखो जी, सबसे पहले ये है कि एविडेंस क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ किया जाए। जो ही इतला मिलती है पुलिस को, दे शुड हैव फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट। जो भी पुलिस का फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट हो, उसकी ड्यूटी है कि वो जाके क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ कर ले। नो बडी शुड बी एंटरिंग दैट प्लेस जब तक क्राइम सीन की टीम्स ना आ जाएं। फिर क्राइम सीन आके प्रोसेस करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, सील करेंगे, चेन ऑफ कस्टडी बनाएंगे। उसके बाद वी विल ब्रिंग इट टू द लैबोरेटरी फॉर एनालिसिस। देखें जी, वहाँ तो अगर क्राइम सीन पे क्राइम के दौरान कंटेमिनेशन वो तो होनी है, नॉर्मल है, क्योंकि एनी टाइम ब्लड और सीमन लीव्स द बॉडी देयर इज कंटेमिनेशन यहाँ होगी। लेकिन दोज आर नॉर्मल थिंग्स। लेकिन अपनी तरफ से डेलिब्रेट नहीं होनी चाहिए। डेलिब्रेट जो है वो हो सकती है कलेक्शन के दौरान, अगर केयरफुल नहीं है लोग तो, या उसके ऊपर चल फिर रहे हैं, यू कैन लीव योर ओन DNA देयर। लोग सिगरेटें पी रहे हैं, वहाँ सिगरेट बट छोड़ दिया, कोक पी रहे हैं, कप छोड़ दिया, तो ये बाटल पानी की छोड़ दी, तो दैट विल बी द रॉन्ग डायरेक्शन। चूँकि हमने तो DNA करना है, देन वी विल बी गोइंग टू द रॉन्ग पीपल टू आइडेंटिफाई। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू कॉर्डन ऑफ द सीन जब तक क्राइम सीन CSI टीम ना आ जाए। और जब उस वक्त तक उस सीन पे एंट्री नहीं होनी चाहिए जब तक हम उसको क्लियर ना कर दें। नहीं, आपको वो केस याद है जिसमें वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव चेंज करते हुए फिंगरप्रिंट ऊपर छोड़ गया था एक बंदा, और वो आइडेंटिफाई बाद में हुआ था? बिल्कुल, बड़ा मारूफ केस है पाकिस्तान का। हमने यहाँ किया था उसको। हाँ जी। तो इसलिए एविडेंस जो है ना, एविडेंस का गार्बेज इन गार्बेज आउट सीधी बात है। अगर एविडेंस कलेक्शन नहीं अच्छी तरह हुई तो वो उसी तरह के रिजल्ट आने हैं। डिकेटी की सूरत में इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए, किसी फैमिली के साथ इस तरह का खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, फैमिली को, उन लोगों को हादसे के बाद, अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाक़या पेश आए, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा हो गया, तो किन चीज़ों का उन फैमिली को फौरी तौर पर ख्याल रखना चाहिए? देखें जी, अगर तो डिकेटी है, रॉबरी हुई है या चोरी हुई है, थेफ्ट है, तो उस सूरत में अगर फर्ज कर रॉबरी हुई हो तो उन्हें हो सकता है कुछ सेफ को तोड़ा हो, कोई लॉक को तोड़ा हो, चीज़ों को इधर उधर फेंकी हुई हो। जो चीज़ें ऐसी हैं उनको बिल्कुल टच ना किया जाए। उस एरिए में बिल्कुल एंट्री बंद कर दें। जिस कमरे में ये ज़्यादा नकलो हरकत हुई है रॉबर्स की या डकैट्स की, उस जगह पे जब तक CSI टीम ना आ जाए उस वक्त किसी चीज़ को हाथ ना लगाया जाए। इसी तरह कई दफ़ा हमारी टीमें गई हैं, सेफ तोड़ी गई है, उसमें फिर लोग जो हैं वो घर वाले ही कई दफ़ा उसको टच करते हैं, देखते हैं। पुलिस 2-4 घंटे वेट करने से चूँकि जो होना था वो तो हो गया। अब उन तक पहुंचने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि क्राइम सीन से एविडेंस प्रॉपर्ली कलेक्ट हो जाए, ताकि वी कैन हेल्प द फैमिली
जो नुकसान हो गया वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनको कैफरे किरदार तक तो पहुंचाया जा सकता है एविडेंस के ज़रिए। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, इनके भी उसको ऐसा काटना। हाँ, फिर कार वाले देखें कि कोई चीज़ से इन्होंने फ्रिज में से कोई चीज़ तो नहीं ली। मोस्टली आजकल जो डाकू आते हैं वो आके खाना पीना भी खाते हैं घरों में। फिर आप डाकू सुन रहे हुए तो वो तो फ्रिज पे जाना छोड़ देंगे? नहीं, फिर भी छोड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ना ना, सुन लें। हाँ, फिर भी छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, अपनी मौजूदगी का असर छोड़ेंगे, ये ठीक है। क्योंकि चाय पियेंगे, कप है कोई कप पे चाय पी है या कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई है, इसका मतलब है उन्होंने टच की है। प्लीज़ डू नॉट टच दैट, दैट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ एविडेंस। नहीं, ये पिंडी में जो कुछ दिन पहले बड़ा सोशल मीडिया पे भी उस केस का बड़ा शोर था, ब्लॉगर थे अली सलमान अलवी, उनकी अहलिया ने जो है उन पर रिपोर्टेडली 302 में वो अंदर हैं और उन पर एलिगेशन था कि अपनी अहलिया को इन्होंने मर्डर किया है। तो उसमें भी जो पुलिस ज़राए से मेरी बात हुई, फोरेंसिक ने कोई रिपोर्टें भिजवाई उधर, तो पता चला कि बेगम साहब ने खुदकुशी की है और अपने हाथ से एक नोट भी लिखा हुआ है। तो इतना क्लियर कट है, तो पुलिस कानूनी तौर पर कितनी बाउंड है कि वो एविडेंस कलेक्शन में जो है वो कोई परफॉर्मा वगैरह फिल करके आप तक पहुंचाए कि भाई ये हमने चीज़ें कलेक्ट की हैं एविडेंस के तौर पे? देखिए जी, पुलिस बाउंड नहीं है, चूँकि एविडेंस बिलोंग्स टू द पुलिस बाय लॉ। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द केस, वी आर द सपोर्ट सर्विस, PFS is सपोर्ट सर्विस। हम उनकी रिक्वेस्ट पे जाते हैं टू हेल्प देम, तो हम तो बाउंड नहीं कर सकते। हम हाँ, जिस केस पे हम जाएंगे उस केस पे हम कहेंगे जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने। अगर हमें बुलाया है तो वी हैव टू डू इट राइट। मुझे पता चला था कि कोई इसकी कानून साजी के लिए कोई प्रपोजल इस पर डिस्कशन हो रही है कि अगर हर थाने को बाउंड किया जाए कानूनी तौर पर कि वो ये सारा एविडेंस कलेक्ट करे और फिर आप लोगों तक पहुंचाए और आप उसको एग्जामिन करें साइंसी बुनियादों पर, ताकि ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ। वी लाइक टू डू इट अवर सर्व। इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट ने हर डिवीजन में हमारे सैटेलाइट स्टेशन है, 24 आवर्स 7 days वीक ओपन है। वी कैन बी कॉल्ड एनी टाइम टू गो टू द क्राइम सीन एंड प्रोसेस एविडेंस। हम सील करके एविडेंस उनकी मौजूदगी में सील करके चेन ऑफ कस्टडी बना के दैट इज सबमिटेड टू द हेडक्वार्टर्स हियर इन लाहौर फॉर एनालिसिस। लेकिन हम जाते हैं हीनस क्राइम्स पे, छोटी मोटी चीज़ों पे वो हमें नहीं बुलाते, ना हम जा ही सकते हैं चूँकि हमारी इतनी प्रेजेंस नहीं है। इस केस में ये जो मोटरवे केस है, ज़्यादती केस जो बदकिस्मत वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसमें कितना हमारे पास नमूने कितने हमने इकट्ठे किए थे और उनसे आपने फिर DNA डेवलप जो किया? हमने जो क्राइम से तो हमारे कार से जो ब्लड था वो रिमूव किया था। बाकी मेडिको लीगल हॉस्पिटल से सैंपल आए से जो डॉक्टर ने कलेक्ट करके हमें भेजे थे। और वो ब्लड जो है आबिद मलिक का था, वहाँ से ब्लड जो है वो आबिद से मैच हुआ था, वहीं से मैच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी आखिरी सवाल है मेरा कि आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस क्या रहा इन्हीं केसेस को, इन्हीं गुत्थियों को सुलझाते हुए? ज़िंदगी का सबसे मुश्किल केस आप जो समझते हैं कि टफ तरीन केस था जो आपको हमेशा याद रहता है? नहीं, टफ सारे टफ हैं, लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ दीज वी सॉल्व दैट। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे ऐसे 40 साल बाद भी केस सॉल्व किए हैं। लोग एग्जामिनेट भी करवाए हैं, 25-30 साल बाद लोग जेलों में पड़े हुए हैं जो एग्जामिनेट करवाए हैं, बाद निकलवाए हैं जेलों से अमेरिका में। लेकिन टफ तो देखें जी, हमारा काम है, कोई चीज़ टफ नहीं होती, नथिंग इज़ टफ। ये इदारों के साथ आप लोगों की सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत सारे कानूनी शेल्टर साथ आ जाएं और चीज़ें डेवलप करके साथ लेके चलें और आपके एविडेंस से जिस तरह लीड मिल जाती है, इसको और ज़्यादा प्योरीफाइड अगर कर लिया जाए तो आप समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी आ सकती है? देखें जी, सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंस है डाटा बेसिस की। हमारे पास फायर आर्म का है, अभी हमने फिंगरप्रिंट का डेटाबेस हार्डवेयर लिया है, वो हम इंस्टॉल करेंगे विद इन अ मंथ और सो। तो DNA का हमारे पास है, लेकिन अब कानून बनने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन दिस और इसमें सैंपल इकट्ठे किए जाएं। जो भी क्रिमिनल कन्विक्ट होता है या जेल से जो बाहर निकल रहा है, अमेरिका में अब जब हमने बनाया था, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस डेटाबेस फॉर DNA डेटाबेस का हमने जो बनाया था कि 63% ऑफ द पीपल who are incarcerated are put into jail. Once they get out, within 3 years,
they have to commit the same crime. These are repeated. That's why government of United States spent billions of dollars to make this कितना database. खर्चा आ सकता है अगर हम सिर्फ जो लोग हैं जेलों में और जो ब्रूटल हैं इस तरह के, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो उनका अगर डेटाबेस बनाया जाए तो कितना तखमीना को अंदाज़ा है आपको? देखें जी, ये एक हमें अलहदा एक सेक्शन बनाना पड़ेगा जो डे इन डे आउट वो डेटाबेस ही बनाएंगे। लेकिन हमने सबसे पहले कलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी के 3-4 लेयर्स होंगे तो कलेक्शन ठीक होगी, चूँकि वो किसी गलत बंदे का नाम गलत ब्रीच ना हो जाए कहीं, ये ठीक बात है। अच्छा, इसमें मेरी डॉक्टर साहब जो इतला है उसके मुताबिक गवर्नमेंट तो अब चाह रही है डेटाबेस बनाना, क्रिमिनल डेटाबेस के लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि वो बन जाए। तो अच्छी बात है, बन जाए तो अच्छी बात है। कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या प्रपोजल है आपके ज़हन में? तो जो भी बंदा सबसे पहले जो जेल से निकल रहा है ना, वो लेना। जो जेल में है वो तो बाहर नहीं आएगा, जब आएगा तो ले लेंगे, क्योंकि इससे कंपल्सरी कर दिया जाए जो जेल से निकले। बिल्कुल, जो जेल से निकले, फिर जो भी कन्विक्ट हो रहा है या अरेस्ट हो रहा है या जितनों का पहला रिकॉर्ड है, अब थानों में हर एक को थानों में पता है कि कितने लोगों का रिकॉर्ड थाने में है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उन सब का लेके प्रोफाइल करके रखा जाए। अब हर थाने में एसएचओ को पता नहीं कि इस इलाके में कि कौन से चोर हैं, कौन से डुकेट हैं, क्या गलत वारदातें कर रहे हैं, उन सब का डेटाबेस स्टोर किया जाए, प्रोफाइल लेके, उनके फिंगरप्रिंट और उनका ये डीएनए। और आम बंदे तो यही समझते हैं, आम लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि आपके पास क्योंकि नादरा पड़ा है सारा, तो आप जब फिंगरप्रिंट्स लेते हैं तो नादरा में सारा रिकॉर्ड है, तो आप मैच करके बंदा क्यों नहीं पकड़ता? वो ये जवाब देते हैं आगे से कि भाई ना डीएनए और फिंगरप्रिंट तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई। अच्छा, दूसरा डीएनए नादरा में वेरिफिकेशन है, वो ऐसे इसको अगर लगा हुआ है आपका पासपोर्ट पे तो उसको वेरीफाई करते हैं। दीज आर पार्शियल प्रिंट्स, ये ऐसे हमने पकड़ा हुआ ग्लास, यस पार्शियल, तो वो नहीं कर सकते। हाथ की कौन सी पोरें से टच कर रही हैं, तो वो तो ये वो अलग चीज़ है, वो तो नहीं कर सकते, वो उनके पास नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। नादरा से भी पता कर लें, लेकिन अगर कंपेयर कर रहे हैं तो गलत चीज़ है, चूँकि हमने कई दफ़ा वेरीफाई किया, गलत आइडेंटिफिकेशन हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब क्रॉस मैच आपने किया इसका वकारुल हसन का, तो क्रॉस मैच में घंटा लग जाता है मैक्सिमम, क्रॉस मैच बड़ा आसान हो जाता है, प्रोफाइल क्योंकि देखो आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना, क्रॉस मैच जो है सिर्फ टाइम लगना है उसको प्रोफाइल करने में, उसके बाद सॉफ्टवेयर में डाल के जो करना वो तो चंद मिनटों की बात है। और जो तो फिर जल्दी हो गया, चंद मिनट में। जल्दी नहीं है। अब देखो ना, उसका सैंपल आया, उसको हमने डीएनए प्रोफाइल करना है, वो सारे प्रोसेस से गुजरना। जब वो नंबर हमारे पास आ गए, हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे, वो क्रॉस मैच तो बड़ा आसान फिर हो गया। क्रॉस मैच तो फिर मिनटों की गेम रह गई ना। बिल्कुल मिनटों की गेम रह गई। जैसे अगर उसका है उसमें, हाँ नहीं भी है तो वो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं हाँ बिल्कुल इन सारी सूरतों। हाँ जी, और फिर कभी हो सकता है बाद में आ गया तो फिर मैच हो जाएगा। फर्ज करें आज हमने सैंपल डाला है कि किसी डकैती में ब्लड मिला है, तो वो हमने ब्लड मिला, अब हमारे डेटाबेस में नहीं है। अब वो ब्लड जो मिला है वो उसका एक अलग डेटाबेस है जो क्राइम सीन से, फर्क 10 साल बाद बंदा पकड़ा गया, अब उसका सैंपल जब हम करेंगे तो कहेंगे इसने 10 साल पहले इसने फलां केस में भी इसी ने किया था। वो पूरा एक ट्री बन जाएगा आपके पास, क्रिमिनल। इसी तरह हमारे पास एक केस था 2-3 साल पहले, खुशाब में एक 9 साल की बच्ची रेप हुई थी, तो हम यहाँ करते रहे, नहीं मिला उसका, वो फिर कराची मूव हो गया। कराची जाके उसने यही काम फिर किया, वहाँ फिर 2 बच्चियों को रेप कर पकड़ा गया। वो केस हमारे पास आया यहाँ, जब हमारे पास आया हमने कहा वो भी 2 इससे मैच कर रही है, खुशाब वाला भी इसने किया था। ये फ़ायदा है डेटाबेस होने का। बिल्कुल, क्रिमिनल डेटाबेस वक्त की ज़रूरत है इसमें। डीएनए कितने कई डेटाबेस हैं, फिंगरप्रिंट का है, फायर आर्म का है, डीएनए का 3 डेटाबेस कंपलसरी हैं क्राइम लेबॉरेटरी का फुल यूटिलाइजेशन के लिए। तीनों होने चाहिए, डीएनए, फिंगरप्रिंट एंड फायर आर्म्स। ये तीनों डेटाबेस हो तो आप बंदे तक पहुंचने में आपको बड़ी सहूलत है, क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि जो बंदा आता है ये हैप्चुअल है कि वो 2-3 साल बाद वही काम दोबारा। फायर आर्म हमारे 2 साल हुए हमारा डेटाबेस बने हुए, फायर आर्म से हम 350 से ज़्यादा केस सॉल्व कर चुके जिनका कोई आता पता नहीं था। 350 मैच हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर फुली तौर पे आपने
साइंटिफिक बुनियादों पर तहकीकात को आगे बढ़ाना है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डेटाबेस तो बिल्कुल, दिस इज अ नीड ऑफ अदरवाइज आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी हर बंदे को पकड़ के, वो तो नहीं, वो हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है वैसे। नहीं 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 नहीं, दुनिया में किसी जगह नहीं होती। वो आपके कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचाएगा, वक्त का भी ज़ाया है। दैट्स मिसयूज ऑफ फाइनेंस, दैट्स मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी। और उसमें क्या गारंटी है कि उस जिस बैच में वो बंदे को ला रहे हैं वो आई ना, आप करते रहे सारा साल लगा दें पूरी नहीं, दुनिया इस में। केस में जो है ना, ये जो मोटरवे है, ये अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी हुई है कि इतनी जल्दी ये केस हमें मिल गया। वी आर लकी। और ये केस में कई साल लग सकते थे अगर डेटाबेस ना होता, अगर उसका प्रीवियस रिकॉर्ड ना होता, तो ये कभी ना पकड़ा जाता। पूरे पाकिस्तान के सैंपलिंग तो बंदा कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। मोटरवे ज़्यादती केस जो है वो इतना अंधोनाक जो है वो सान्या है कि पूरा मुल्क उससे लर्ज उठा है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले बेशुमार ज़ैनब कत्ल केस, चूनिया बाईपास का जो वाक़या, ये सारे वाक़यात जिन पे सारी कौम जो है वो पहले ऑलरेडी आंसू बहा चुकी थी, तो ये वाक़या पेश आया। ज़फ़र अब्बास लक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक IG मोटरवे हैं, DG FIA भी रहे, और इसके अलावा नारकोटिक्स का भी वसी तजर्बा इनके पास। बहुत शुक्रिया लक साहब आपका। लक साहब, मोटरवे को कॉल चले गई, अब हदूद का मसला था, उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं थी, तो ये अगर देखा जाए तो बहुत पहले अगर इसको थोड़ा सा समझा जाता तो ये इस साने से को बचा जा सकता था। कोई इदारे थोड़ा हेल्पफुल होते, कोई अल्लाह का बंदा उधर कॉल सुन लेता, वो इधर IG साहब को रब्ता कर लेता पुलिस के, या CCP ऑफिस बता देता, तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले बात जो है, ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत अफसोसनाक है, और उससे बड़ी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की, हमारे वर्किंग जो ओवरऑल है गवर्नेंस की, और पूरे मुल्क की, मैं कह रहा हूँ, एक बेतौकीरी हुई है, और पूरी दुनिया में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लोगों ने, मीडिया ने बड़ा इसको पे कंडेम किया है। देखें जी, बात यह है कि जिस दिन मोटरवे चली है, बड़ी अच्छी बात है, मोटरवे बन गई। उस दिन बेशक वो कमिश्नर साहब की डोमेन है, कई कहते हैं कि रिंग रोड का हिस्सा है, वो एक्सटेंशन है, वो मोटरवे का हिस्सा नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट का भी नहीं, आगे NH आ जाता है। तो कमिश्नर साहब की है, IG साहब पंजाब हैं, IG मोटरवे है, ये तीन मुतलका बंदे हैं। FWO ने मोटरवे बनाई है, इनको चाहिए था कि उसी दिन ये अरेंजमेंट करते, बेशक एडहाक अरेंजमेंट होता, बेशक मोटरवे की जिम्मेदारी थी। अगर मोटरवे के पास नफरी नहीं है तो पंजाब पुलिस अपनी नफरी लगाती। लक साहब, आप IG मोटरवे होते, हदूद की तो चलें बहस अपनी जगह, कानूनी भी है, ये लीगल भी है, बात भी ठीक है। आप IG होते मोटरवे और इसी तरह की कॉल पहुंच जाती है आप तक, तो आप क्या करते? देखिए जी, मोटरवे जब से चली है 6 महीने हो गए हैं। देखने में बहुत बड़ा एक ये लाहौर की इंतज़ामिया, IG पंजाब, IG मोटरवे, तीन बंदे हैं जो मेन। चीफ मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट, वो तो सुपरवाइजरी लेवल है, इनको चाहिए था ये मिलते। अगर प्रॉब्लम था कि बंदे नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज पूल करते और सियालकोट तक ज़िलों से नफरी लेते, जहाँ से भी लेते, ये इसको पूरा एक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके फिर चलाते। ये असूल है। अब ये गफलत तो है इनकी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इससे ये साबित हुआ कि इदारे आपस में मरबूत तरीके से काम नहीं कर रहे, और उसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। तो ये एक सबक ये है। दूसरा सबक क्या है इसमें, कि जब कॉल चली गई तो देखें 2 घंटे तक आपकी रेस्क्यू टीमें वहाँ नहीं गई। लाहौर शहर के आलमोस्ट अंदर है, वो थोड़ा फासला है। तो भाई जब IG साहब मोटरवे को कॉल चली गई, वो अपने ऑपरेटर को कहते भाई IG पंजाब को बता दे, उनके ऑपरेटर को बता दे, 15 को बता दे। तो वो फौरी तौर पे जो भी गाड़ी थी, किसी थाने की थी, 15 की थी, डॉल्फिन था, जो भी लाहौर में गश्त होती है सारी रात, वो उसको डायरेक्ट करते और वहाँ पहुँच जाते। ये 20 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं था वहाँ पे रेस्क्यू टीम। इसी तरह ही हुआ है, एनी शाहिद ने जब कॉल किया तो वो 15 मिनट में, इससे भी कम अरसे में डॉल्फिन का जो जवान थे वो वहाँ मौजूद थे।
ये बात ठीक है आपकी? एनी शाहिद की कॉल के बाद? नहीं, देखिए ना, 2 घंटे बाद गए हैं, उस दौरान वाक़या हो गया जब कॉल किया उसने। हाँ, एनी शाहिद ने जब कॉल की तो वो तो बता रहा था कि उधर एक बंदा मौजूद है जो औरत को मार रहा है, उसकी तो कॉल ही कुछ और नवीयत की थी। उस वक्त तक तो ये पहुंच चुके हुए थे, मतलब है उस वक्त तो वकूआ जारी था। देखिए 2 घंटे कोई बंदा नहीं पहुंचा उनकी मदद के लिए। एग्रीड। अगर जब वो पहली कॉल गई है, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ कि 15 मिनट में 20 मिनट में पहुंचा जा सकता था, कोई मसला नहीं था अगर कोऑर्डिनेशन होती तो। भाई अब कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो ये गलती इन इदारों की है, ये गलती को गवर्नमेंट की या चीफ मिनिस्टर साहब की नहीं है। मुझे अभी आपका एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपका बड़ा नाम है, बड़ा तजुर्बा है आपका, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आईजी की कुर्सी जो है, विदाउट नेमिंग इट कि कौन आईजी साहब है, आईजी की कुर्सी, सीसीपीओ साहब की कुर्सी, ये कुर्सियाँ आज़ाद कितनी हैं और कितनी इंडिपेंडेंट आप समझते हैं? आपने खुद काम किया हुआ है, और फिर साथ साथ आप सारी हिरार्की पुलिस की देख लो, वो फिर कितनी इंडिपेंडेंट रह जाती है? देखिए जी, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। मैंने पहले आपको अर्ज किया कि पंजाब का जो सियासतदान है, बाकी सूबों में, सिंध में भी, यस सिंध में भी ये प्रॉब्लम है, फ्रंटियर में बहुत कम है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में पुलिस का एरिया बहुत थोड़ा है, ए एरिया उसे कहते हैं, वो तकरीबन 15% है टोटल बलूचिस्तान का। बाकी 85% में पुलिस का अमल दखल नहीं है। ये भी एक इससे बड़ी नलायकी, इससे बड़ी किसी गवर्नमेंट का कंसर्न ना होना अवाम के मसाइल से आप क्या ले सकते हैं? एक सूबा है, उसका 85% इलाका जो है वो लेवीज़ के स्पुर्द है, सरदारों के स्पुर्द है, वहाँ पुलिस का और जुडिशरी का, अदालतों का अमल दखल नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने किया था, उसके बाद एक गवर्नमेंट आई जो पीपल्स पार्टी की आई, वो सरदार साहब, उनके क्या नाम था, जो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने फिर वो ख़त्म कर दी। जनरल मुशर्रफ ने नोटिफिकेशन किया था कि सारे बलूचिस्तान को ए एरिया करें जहाँ पुलिस और ये अदालती निज़ाम हो। तो ये देखें जी, ये हमारे सियासतदानों को टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पुलिस का निज़ाम, क्योंकि ये लोगों की तकालीफ, उनके जानो माल की हिफाजत, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो कारोबार करने का लिबर्टी है, वो ये इनकी कारकर्दगी पे मुनहसर है। अगर ये सही महकमे काम नहीं कर रहे तो एक शरीफ आदमी तो काम नहीं कर सकता। बदमाश जाएगा, उसको 2 थप्पड़ मारेगा, गले से पैसे उठाएगा, चला जाएगा, वो थाने जाएगा, वो कहेगा यार जा सिविल द मैटर है, वकील कर, कोर्ट में चला जा, ख़त्म। कौन काम करेगा? आईजी और जो एसपीज़ हैं, जो थानेदार हैं, जो डीएसपीज़ हैं, ये फिर मैं कहूँगा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती है कि ये मैक्सिमम सियासी दखल अंदाजी है। सियासतदान आज भी इस गवर्नमेंट में, इमरान खान जैसा लीडर जो कि जिसका मंशूर है कि मैंने पुलिस को इंडिपेंडेंट करना है, उसकी गवर्नमेंट जो पंजाब में है, ये इसमें और नून लीग की गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। जितनी मुदाखलत वो करते थे इतनी ये भी करते हैं। SHOs, DSPs, MPs ने अपनी मर्जी के लगवाए हुए हैं, SP की हद तक लगवाए हुए हैं। अब आप खुद देखें फिर क्या करेंगे, आईजी क्या करेगा? बहुत शुक्रिया लग साहब, थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ कानूनी माहिर सैयद फरहाद शाह साहब मौजूद हैं। फरहाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये जो अंधोनाक सान्या हुआ मोटरवे का ज़्यादती केस, इसमें कानूनी पहलुओं का अगर जायज़ा लिया जाए तो बहुत सारे लकूनाज नज़र आते हैं, बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये स्टेट मदय्यत में नहीं है और जब इन्हें पता था कि मुतलका खातून जो है वो रिलक्टेंट हैं, जिस तरह पाकिस्तान माशरे की कोई भी खातून होती है तो रिलक्टेंट होती, सादी सी बात है, आपकी माशरे की नॉर्म्स हैं। आधे केसेस तो शाह साहब घर वाले नहीं जाने देते, रिपोर्ट ही नहीं होते, आप तक नहीं आते, हम तक नहीं आते। क्या बनेगा फिर, इसका मुस्तकबिल कैसे है और फिर इसे लेके कैसे चलेंगे, इसको, इसका नतीजा फिर आप क्या देखें? फाज साहब, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप देखें, हुकूमत मुझे इस पर कभी भी सीरियस नोट पर नज़र नहीं आई, और आज सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इंसाफ उस केस में देना चाहती है जो आपकी जिसकी फुटेज वायरल हो जाए, चाहे वो ज़ैनब केस हो, चाहे वो साहिवाल इंसिडेंट हो, मतलब सारी मशीनरी लग जाती है उस केस के पीछे, जिस केस को किसी भी सीक्वेंस में सोशल मीडिया पे या किसी और मीडियम पे अगर उसको वायरल हो जाए। तो इसी तरह हुआ इस केस के अंदर।
देखें आज तक FIR दर्ज होने से लेकर जो इस लम्हे तक तफ्तीश हुई है वो सारी की सारी एक दूसरे के पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मुतजाद खड़े हैं। FIR में अक्रंस का टाइम कुछ बताया गया है, 15 की कॉल का टाइम कुछ बताया गया है, 1:30 पे कॉल जो हुई उसकी रपट किसी और टाइम के हवाले से कटी हुई है। जो फर्स्टली अली अब्बास नामी डॉल्फिन का कांस्टेबल वहाँ पे प्रोसीड करता है वो अक्रंस का टाइम और बताता है। तो ये चारों के चारों टाइम जो हैं, ये जितना भी शक का फ़ायदा हमेशा वो एक्यूज्ड को होता है, वो कभी भी प्रोसिक्यूशन को नहीं होता। फिर जब पहले दिन से आपके सामने ये चीज़ आ गई थी कि आपकी फॉरेंसिक साइंस लैब जब वहाँ पे गई तो उस विक्टिम ने अपनी आइडेंटिटी, उन्हें कहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन नहीं करना चाहती और मेरी आइडेंटिटी को आप सीक्रेट कर लें। उसके हमारे पास लीगली बहुत से रास्ते थे, लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहूँगा मैंने इस केस को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज किया है। अभी तक हमें यही नहीं पता कि विक्टिम का असल नाम क्या है। अगर आपके विक्टिम का असल नाम ही नहीं पता, उसका अभी तक आपका कोई 161 का स्टेटमेंट ही नहीं है, और जो FIR के मतन के अंदर लिखा गया था कि मुदई सरदार शहजाद जो थे उन्होंने कहा था कि मेरी अजीज़ा थी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं गुजरांवाले से आया। अब उनका स्टेटमेंट ये आया कि मुझे मेरी तो ना वो अजीज़ा हैं और मैं तो राहगीर था और मुझे पुलिस ने पकड़ के इस केस का मुदई बना दिया। तो यहाँ से केस एक ब्रेकअप की तरफ चला जाता है और मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट एक क्राइम था। इसमें स्टेट को अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पुलिस की मुद्दत में FIR काटनी चाहिए। नहीं तो इसके साथ साथ जो आपके पास साइंटिफिक शहादतें हैं, आपकी DNA मैच रिपोर्ट, ज़ैनब कत्ल केस का प्रोसिक्यूशन सिर्फ एक बुनियाद पे हुआ था। मैं गुजारिश सिर्फ एक बुनियाद था कि आपका DNA मैच करके। मैं गुजारिश करूँगा जी जी फाद साहब, उसके अंदर सबसे पहले CCTV फुटेज थी। उस फुटेज के अंदर उस इमरान नामी लड़के को ज़ैनब को ले जाते हुए दिखाया गया था। उसके बाद उसकी डिजिटल फॉरेंसिक की गई थी और उसके बाद फिर DNA किया गया था। और ये एक देखें, लेकिन उसके पीछे एक एविडेंस थी, उसके पीछे मुद्दत थी, पर्चा था। और देखें सबसे पहले विक्टिम का स्टेटमेंट इस किस्म के केसेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि विक्टिम ये कहे। सेकंड चीज़ होती है उसके साथ फिर कोरबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। वो क्या है कि फॉरेंसिक टीम की तरफ से लिए गए सैंपल्स के हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट, विक्टिम का जो उसके साथ ज्यादती हुई है वो उसकी रिपोर्ट, उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। उसके बाद बहुत जो इम्पॉर्टेंट एविडेंस है वो ये है कि विक्टिम के लिए एक्यूज पर्सन अननोन थे और आइडेंटिफिकेशन परेड सबसे पहली एविडेंस थी कि विक्टिम उनको आइडेंटिफाई करती कि हाँ यही लड़के थे या यही अशखास थे जिन्होंने मेरे साथ ये अकरेंस किया। अब उसके लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कानून शहादत हमारा जो प्रूविंग आइडेंटिफिकेशन परेड को गवर्न करता है, उसमें ये होता है कि आपने उन एक्यूज पर्सनस के मफल्ड फेसेस करने होते हैं अगर आपने उनको अदालत में भी पेश करना हो, ताकि कल को वो ये इतराज़ ना कर सकें कि हमारी तस्वीर जो थी वो विक्टिम को दिखा दी गई थी जिस वजह से हमें उनने ये वो डिफेंस ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। और आप इसके अंदर देखें कि वेरी फर्स्ट डे से पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए उनकी तस्वीरें, उनके ID कार्ड टीवी के ऊपर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दिए कि ये एक्यूज्ड हैं और इनके ये नाम है, इनकी ये तस्वीरें। और फिर एक और बात मैं आपसे जो फिर मुल्क महजूब दुनिया तो लोगों को तस्वीरें टीवी पे जारी करके कहती है कि पकड़ने में हेल्प करें। आबिद के केस में भी यही है। देखें उनका एविडेंस एक्ट डिफरेंट है। जिस तरह आप अब देखें जिस मुल्क में आप जाएंगे कानून शहादत आपका बेसिकली कोड है फॉर एविडेंस। यहाँ पे एविडेंस एक्ट नहीं है। अब आप इंग्लिश सिस्टम में चले जाएं वहाँ पे एविडेंस एक्ट है। वहाँ पे जो CCTV फुटेज या जो मॉडर्न डिवाइसेस से ली गई एविडेंस उसको वो नेचुरल एविडेंस कहते हैं, एडमिसिबल है। हमारी अभी हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि अभी हमारी इंटरप्रिटेशन हो रही है एपेक्स कोर्ट की तरफ से कि ये एविडेंस जो है आइदर वे एडमिसिबल है या नहीं। हमने अब आके कानून शहादत के अंदर आर्टिकल 164 ऐड किया है जिसके अंदर आप मॉडर्न डिवाइसेस से ली गई एविडेंस को मानते हैं और फिर उसका उन्होंने उसका पूरा सिस्टम दिया है कि किस तरीके। और अभी रिसेंटली आपके सामने मैं एक छोटी सी बात करूं कि अरशद मलिक केस आपके सामने अभी आया। एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूरा डिसाइड किया है, लेकिन हम अब उस फेज के अंदर है कि अभी हमारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई। एडमिसिबिलिटी जो है उसके ऊपर अभी डिबेट हो रही है। मैं समझ गया। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा ववेला मचने के बाद, इतनी हाइप के बाद कि हर जुबान पे यही जिक्र था और ये बहुत बड़ा टेस्ट केस भी है मौजूदा जो पुलिस लॉट है उनके लिए भी, CCPO साहब के लिए, IG साहब के लिए। तो आप कह रहे हैं कि कानूनी पैराए में अगर देखा जाए तो इक्विटल हो जाएगा?
देखें यहाँ पे खान साहब किसी की ख्वाहिश पे सज़ा नहीं होनी। आप मुझे एक बात बताएं कि आपके साहिवाल इंसिडेंट में क्या फुटेज मौजूद नहीं थी? क्या वो फोरेंसिक साइंस की आपके पास एविडेंसेस मौजूद नहीं थी? कोर्ट में आके अगर वारिसों ने ये कहा कि हमारे ये मुल्ज़म ही नहीं है तो उनको एक्विट कर दिया गया और उस एक्विटल को कभी हुकूमत ने चैलेंज भी नहीं किया। तो इस केस के अंदर जब तक विक्टिम आएगी नहीं, जब तक विक्टिम आके उनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं देगी तो किस तरीके, देखें मेरी और आपकी ख्वाहिश ये प्रोसेस तो नहीं होगा जिसमें जो विक्टिम हैं वो कटहरे में खड़ी हो और उन पे सवाल जवाब हो रहे हो, जिरा हो, वो तो देखिए बात यह है कि जिरा होना एक एक्यूज्ड का एक वैल्यूएबल राइट है। ऑफ कोर्स क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर सिर्फ और सिर्फ एक एविडेंस को ट्रायल अधूरा है। नहीं, सिर्फ एक एविडेंस है सर जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर उस एविडेंस पे किसी की सजा और जजा का फैसला हो जाता है। वो डाइंग डिक्लेरेशन है कि एक आदमी मरते हुए एक बयान दे गया और वो फौत हो गया, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डिफॉल्ट किया नहीं जाता। वरना अदरवाइज प्रोसेस आपका ट्रायल का प्रोसेस पूरा नहीं होता। सर ये आपका आर्टिकल 10A है जो आपका फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कि हर एक्यूज्ड को आप फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देंगे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आपकी एविडेंस उस वक्त तक कंप्लीट ही नहीं होती कानून शहादत की जब तक आपके खिलाफ लाई गई एविडेंस पर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन। अच्छा ये ऐसा पॉसिबल है? बाज़ औक़ात आप जब ज़िमनी काटते हैं या अगले प्रोसेस में लेके जाते हैं, अब तो कंप्लेनेंट जारी बात है, कंप्लेनेंट तो स्टेट मदय्यत नहीं है, इसका कोई कानूनी शेल्टर नहीं है, कोई इसका रास्ता नहीं है कि ये चीज़ें जो है स्टेट मदय्यत में चले जाएं? देखिए ये तो स्टेट मदय्यत में पहले सोच जा सकती है कि पर्चा दोबारा काटा जाए। दोबारा पर्चा कट नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे अभी 7 जजेस बेंच एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुगरा बीबी में डिसाइड किया, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 के एक FIR एक अक्रेंस की होगी, सेकंड FIR उसकी नहीं होगी। लेकिन इस केस के अंदर अब करना ये चाहिए कि हुकूमत को पूरे तरीके से उस औरत को जो विक्टिम है उसको पूरी सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए और उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, जैसे हमें मतलब लीगल सीक्वेंस के अंदर कि उसको इस बात पे लाया जाए कि उसकी जान, उसकी माल, उसके बच्चों को पूरे तरीके स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी जैसे हमारा सिक्योरिटी दुनिया में गवाह को प्रोवाइड करती है स्टेट। अगर वो साथ कोऑपरेट नहीं करती फिर? अगर वो कब देखें उसके पास हमारे पास एक सीक्वेंस है। मैं उस सूरत पूछ रहा हूँ कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही, इस सूरत रास्ता बताएं कानूनी। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रही फिर हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि अगर वो किसी बाहर के मुल्क भी चली गई हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, तो एम्बेसी के थ्रू आपको पता ही है कि स्काइप के थ्रू और दूसरी भी एविडेंसेस हो सकती हैं, तो वो एविडेंस की जा सकती है। नहीं, अगर वो उधर जाके भी कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन देखें मैंने आपको फिर यही बात की है खान साहब कि किसी की ख्वाहिश पर कि आज पाकिस्तानी कौम खून के आंसू रो रही है और उनको सजा दे दें, सजा तो एविडेंस पे ही होनी है। जब तक देखें ये हमारी कोर्ट जो है, दिस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ ख्वाहिश, दिस इज द कोर्ट ऑफ एविडेंस। अगर एविडेंस होगी फिर आपको एक और चीज मैं बताता हूँ कि आपकी क्वांटम ऑफ सेंटेंस, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ, यस दिस इज द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज द कोर्ट ऑफ प्रोसीजर, दिस इज द कोर्ट ऑफ एविडेंस। अब आपकी 302 की सजा डेथ भी है, 302 की सजा लाइफ भी है, 302 की सजा 25 साल भी है, लेकिन वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, एविडेंस ब्रैकेट में फिक्स करना है, ब्रैकेट में आपको फिक्स करना है। तो जब तक एविडेंस नहीं होगी उस वक्त तक इस केस में ख्वाहिश पर फैसला करते हुए किसी को सजा नहीं दी जाती। बड़ी बारीकी से इसको स्टेट मुद्दत में उसी वक्त ले लिया जाता तो ये सारी बातें हम ना कर रहे थे। स्टेट मुद्दत में लिया जाता 164 का अभी भी एक सीक्वेंस है, 164 का स्टेटमेंट करवाया जाता बीबी का कोर्ट में जाके। खासकर इस किस्म के केसेस में ना 90% केसेस के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्यूज पार्टी पूरे तरीके से सेटल कर लेती है विक्टिम को और विक्टिम कोर्ट में आके कहती है कि ये वो मुल्ज़म ही नहीं जिसने मेरे से ज्यादती की है। तो DNA करबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, DNA मैच भी किया हो तो फिर भी आप जब रिजाइल कर जाता है आपका विटनेस तो मुद्दई जब कहे कि मेरा मुल्ज़म ही नहीं है तो अदालत क्या कहेगी? इस किस्म के केसेस के अंदर और अगर 164 का स्टेटमेंट आप मैंडेटरी कर दें, आम हालात में स्टेटमेंट पुलिस लिखती है तो कल को विक्टिम कहता है जी मैंने तो ये लिखवाई नहीं, लेकिन अगर आप मैजिस्ट्रेट साहब के पास 164 का बयान करा दें तो वो कल को उससे वो डिनाई नहीं कर सकेगी और उस पीस ऑफ एविडेंस पर आप सजा पूरा मुकदमा उस पर खड़ा हो सकता है। तो ये बेसिकली हमें लॉ में थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं लेकिन उन प्रोविजंस के सीक्वेंस को लॉ सपोर्टिव नहीं है, उन प्रोविजंस को। बहुत शुक्रिया जी।